कैरन होर्ने की थ्योरी में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कैरन होर्ने थ्योरी का कंट्रीब्यूशंस क्या है। कैरन होर्ने की थ्योरी में हम तीन मेजर एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला उन्होंने बताया कि बेसिक एंजाइटी क्या होती है और कैसे डेवलप होती है। बेसिक एंजाइटी जो बच्चों में बचपन से ही डेवलप होती है, जब उनके पेरेंट्स उनको जो एक्सपेक्टेड लव एंड अफेक्शंस है वो नहीं मिल पाता, और जेन्युइन लव एंड अफेक्शंस की कमी की वजह से बच्चे बेसिक एंजाइटी डेवलप कर लेते हैं। बेसिक एंजाइटी बच्चों में डेवलप हो जाती है क्योंकि जब वो बच्चों को अपने पेरेंट्स से जेन्युइन लव एंड अफेक्शंस नहीं मिलता और बच्चों को हेल्पलेस फील होता है, लोनली फील होता है एंड होस्टाइल फील होता है कि बच्चे अपने आप को एक तरह का असहाय महसूस करते हैं अपने पेरेंट्स के लव एंड अफेक्शंस के बिना। जब उनको लव एंड अफेक्शंस बचपन में मिलता है जेन्युइन अपने पेरेंट्स के द्वारा, तो उनमें एक तरह की कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अदरवाइज अगर जेन्युइन लव एंड अफेक्शंस की कमी के बिना बच्चों में एंजाइटी डेवलप हो जाती है। फिर सेकंड उन्होंने बताया कि न्यूरोटिक नीड्स एंड न्यूरोटिक ट्रेंड्स। हर एक बच्चे में जो एनवायरनमेंट से लड़ने की एक तरह की पोटेंशियल होती है, हर एक बच्चे में अपने जो जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं बच्चे की लाइफ में, उनसे डील करने के लिए उनके पास पोटेंशियल होते हैं। जब वो अपनी उन प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाते, मीन्स उनको रिपीटेड फेल्योर होता है, तब उनमें एक तरह की नीड डेवलप हो जाती है जिसको इन्होंने बोला न्यूरोटिक नीड्स। न्यूरोटिक नीड्स इसलिए बोला क्योंकि उनको लगातार असफलताएं महसूस होती हैं अपनी लाइफ में, तो वो उन असफलताओं से अपने अंदर एक तरह की न्यूरोटिक नीड डेवलप कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनसे डील नहीं कर पाते। तो ये जो न्यूरोटिक नीड है कैरन होर्ने के द्वारा बताया कि ये दोनों व्यक्तियों में होते हैं, नॉर्मल व्यक्तियों में भी और अबनॉर्मल व्यक्तियों में भी। न्यूरोटिक नीड जो है नॉर्मल व्यक्तियों में भी होती है और अबनॉर्मल व्यक्तियों में भी होती है। फिर उन्होंने कहा कि जो न्यूरोटिक नीड है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिगमंड फ्राइड की तरह नहीं है कि इड ईगो सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है व्यक्ति और उसके इन्वायरमेंट में जो चीजें घटित होती हैं। मीन्स एक व्यक्ति का कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से और उसके इन्वायरमेंट से, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो व्यक्ति में उस तरह की न्यूरोसिस वाली कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, जबकि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था? सिगमंड फ्राइड ने कहा था इड ईगो सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना न्यूरोसिस वाली पर्सनैलिटी हो जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि व्यक्ति और उसके एनवायरनमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से व्यक्ति न्यूरोसिस महसूस करता है। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति में कुछ न्यूरोटिक ट्रेंड्स होते हैं। हर एक व्यक्ति में न्यूरोटिक ट्रेंड्स होते हैं कि वो पॉसिबल 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, पॉसिबल 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। वो कौन कौन सी पॉसिबल 3 डायरेक्शंस इन्होंने बताई? मूविंग टुवर्ड्स पीपल, लोगों की तरफ मूव करना, लोगों के अगेंस्ट मूव करना और लोगों से दूर भागना। 3 तरह की इन्होंने न्यूरोटिक ट्रेंड्स बताए हैं, मीन्स डायरेक्शंस बताई हैं न्यूरोटिक ट्रेंड्स की। और इन्हीं जो डायरेक्शंस को इन्होंने क्या कहा था? न्यूरोटिक ट्रेंड्स कहा था कि व्यक्ति में अपने आप को 3 दिशाओं में मूव करने की क्षमता होती है। पहली क्षमता तो वो लोगों के अगेंस्ट मूव करता है, सेकंड वाले लोगों के
की तरफ मूव करता है। थर्ड वाले में क्या है, लोगों से मुंह दूर भागता है। ठीक है, तो इन डायरेक्शंस को इन्होंने क्या कहा, न्यूरोटिक ट्रेंड्स। फर्स्ट वाले न्यूरोटिक ट्रेंड्स की विशेषताएं क्या है, मूविंग टुवर्ड्स पीपल में कि व्यक्ति ओवर कॉम्प्लायंस हो जाता है, लोगों को एक्सेप्ट करता है, लोगों से अफेक्शन लेता है, लोगों का अप्रूवल चाहता है, बार बार उनकी बातों को मानेगा क्योंकि वो उसको अप्रूवल देते हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो मूविंग टुवर्ड्स पीपल वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा, जो मूविंग अगेंस्ट वाले पीपल कैसे होते हैं, एग्रेसिव और होस्टाइल तरह के, उनमें आक्रामकता वाला व्यवहार डोमिनेंट होता है क्योंकि वो लोगों के अगेंस्ट, बात बात पे उनको गुस्सा आता है लोगों से, जब भी कोई इंटरेक्शंस करेंगे वो लोगों से झगड़ा करेंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे लोगों के, लोगों से होस्टाइल वाला व्यवहार करेंगे। थर्ड, जो मूविंग अवे फ्रॉम पीपल है वो किस तरह के होते हैं, वो लोगों को अवॉइड करना की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो लोगों को अवॉइड करते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हो। मीन्स अगर सामने उनको दो आदमी मिलेंगे तो वो लोगों से बच के निकलेंगे, उनसे डायरेक्ट सामना नहीं करते। ठीक है, तो इन तीनों तरह के जो डायरेक्शंस है और न्यूरोटिक ट्रेंड्स है, इन्होंने क्या बताया कि वॉलमैन ने बताया 1979 में कि ये जो तीनों तरह के जो न्यूरोटिक ट्रेंड्स हैं ये एक तरह का डिनोमिनेटर्स होते हैं, एक तरह के डिनोमिनेटर्स होते हैं जिनको सोशल माल एडजस्टमेंट कहा जाता है। मीन्स इन तीनों तरह के जो न्यूरोटिक ट्रेंड्स हैं उनको सोशल माल एडजस्टमेंट कहा जाता है कि उनमें सोशल माल एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों, किसी भी कंडीशंस में देखोगे सोशली उनका व्यवहार जो है माल एडजस्टेड मिलेगा। अब तीनों तरह के जो न्यूरोटिक ट्रेंड्स हैं उन्हीं से मिलकर तीन तरह की पर्सनैलिटी व्यक्ति का निर्माण करती हैं, या तीन तरह की पर्सनैलिटी व्यक्ति में विकसित हो जाती है। पहली पर्सनैलिटी क्या होती है, कंप्लेनिंग टाइप। दूसरी पर्सनैलिटी क्या होगी, होस्टाइल टाइप। तीसरी पर्सनैलिटी क्या होगी, डिटैच टाइप। कंप्लेनिंग टाइप, होस्टाइल टाइप, डिटैच टाइप। अब पहली तरह की जो पर्सनैलिटी होगी उसमें किस तरह की विशेषताएं होंगी, जो कंप्लेनिंग टाइप वाले व्यक्ति होंगे बार बार कंप्लेन करते हैं, वो बार बार लोगों से उनकी कंप्लेन रहती है क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। जो व्यक्ति ज्यादा डिपेंडेंट होगा वो कंप्लेनिंग टाइप का व्यक्ति कहलाता है। और वो ओवर वैल्यूड अफेक्शंस करते हैं, मींस लोगों की जो अफेक्शंस होता है उनका ओवर वैल्यूड है, ज्यादा वैल्यू देते हैं लोगों के अफेक्शंस को, और दूसरों के अप्रूवल पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। मींस उनको अप्रूव करे, दूसरों के अप्रूवल पर उनका ज्यादा ध्यान होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, कंप्लेनिंग टाइप होते हैं। अगर उसको सोसाइटी से अप्रूवल मिल जाता है या नहीं मिलता तब वो क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। मिलता है तो चलो ठीक है, जब नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, कंप्लेनिंग टाइप के व्यक्ति होंगे। तो इस तरह की पर्सनैलिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, डिपेंडेंट होंगे ज्यादा व्यक्ति, और ओवर वैल्यूड अफेक्शंस मिलेगा उनमें, अप्रूवल फ्रॉम अदर्स मिलेगा, लोगों से अप्रूवल चाहेंगे ये व्यक्ति। सेकंड तरह की पर्सनैलिटी जो होगी होस्टाइल टाइप पर्सनैलिटी होगी। वो उनकी फीचर्स क्या होंगी, उनमें डोमिनेंट फीचर्स क्या होंगी, एग्रेसिव वाले व्यक्ति होंगे, सस्पिशियस, बार बार में उनको शक होगा, बार बार में सस्पिशियस करेंगे, बात बात पर सस्पिशियस करेंगे। एंटी सोशल होंगे, वो होस्टाइल होंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज करेंगे, समाज के विरोधी काम करेंगे, जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता ऐसे तरह के काम वो करना चाहेंगे। तो होस्टाइल टाइप वाले व्यक्तियों में शक वाली विशेषताएं होंगी, वो शक महसूस, शक बात बात पे शक करेंगे लोगों से, ठीक है, एंटी सोशल एक्टिविटी करेंगे, होस्टाइल करेंगे, और जब भी किसी सोसाइटी से उनकी इंटरेक्शन होगी उसको डाउटफुल लेकर चलेंगे, उसमें डाउट हमेशा रखेंगे कि वो कहीं मेरे बारे में कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे, कुछ नेगेटिव तो नहीं कर रहे। तो होस्टाइल टाइप वाले व्यक्तियों की विशेषता ये होगी। तीसरे तरह के जो व्यक्ति हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है, डिटैच्ड टाइप। डिटैच्ड मीन्स वो व्यक्ति हमेशा समाज या लोगों से दूर होते हैं, दूर रहते हैं,
मूविंग अवे फ्रॉम पीपल वाले। वो किस तरह के व्यक्ति होते हैं? उनमें ईगोसेंट्रिक की विशेषता होती है, मीन्स अपने आप पर सेंट्रिक रहते हैं, अपने आप पर। और विड्रॉल बिहेवियर होता है उनका, लोगों से दूर रहने का व्यवहार होता है, लोगों से दूर रहते हैं, लोगों में ज्यादा बात नहीं करते। ठीक है, उनका फोकस अपने आप पर ही होता है, दूसरों पर नहीं होता। थर्ड जो कंट्रीब्यूशंस किया था इन्होंने, वो किया था कोपिंग एंजाइटी के एरिया में, कि कैसे हम एंजाइटी से कोप करते हैं, किस तरीके से एंजाइटी को हम कोप कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने बताया कि हम एंजाइटी से दो तरीके से कोप कर सकते हैं, दो तरीके से डील कर सकते हैं। कैसे? कि जब भी व्यक्ति को एंजाइटी होती है, जब भी व्यक्ति को एंजाइटी होती है, वो दो तरीके से स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, दो तरह की टेक्निक यूज करता है उस एंजाइटी को दूर करने की, ताकि वो बेसिक एंजाइटी से दूर रह सके। पहला तरीका तो क्या है? आइडियलाइज सेल्फ इमेज। आइडियल सेल्फ इमेज व्यक्ति बनाता है, जिसके जरिए वो बेसिक एंजाइटी को दूर कर सके। दूसरा क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म्स के जरिए वो चीजों को, बेसिक एंजाइटी को दूर कर सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके अपनी बेसिक एंजाइटी को दूर कर सकता है। आइडियलाइज सेल्फ क्या है? हर एक बच्चे में या हर एक व्यक्ति में आइडियलाइज सेल्फ इमेज होती है, जिसका मतलब है कि कुछ व्यक्ति इल्यूजरी पिक्चर्स महसूस करता है, जिसमें व्यक्ति कुछ चीजों की, कुछ बातों की इमेज बनाकर महसूस करता है कि अपने आप की जो इमेज है वो बनाकर रखता है कि मेरी आइडियल सेल्फ क्या है और रियल सेल्फ क्या है। जब आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में जब डिस्टरबेंस हो जाता है, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में जब डिस्टरबेंस हो जाता है या उनमें आपस में गैप आ जाता है, तब क्या होता है? तब व्यक्ति को एंजाइटी होती है। ठीक है, अगर आइडियल सेल्फ आपकी अप्रोप्रिएट है तो आप एंजाइटी से रिकवर कर लेते हैं, और रियल सेल्फ के साथ आपकी आइडियल सेल्फ मैच हो जाती है तो एंजाइटी आपको होगी नहीं। और जब उनके बीच में गैप हो जाएगा, तब बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है, डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए भी बेसिक एंजाइटी को दूर किया जा सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म, इन्होंने दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म बताए जिसके जरिए हम एंजाइटी को कम कर सकते हैं या बेसिक एंजाइटी को कम किया जा सकता है। एक तो डिफेंस मैकेनिज्म बताया इन्होंने रैशनलाइजेशन। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म बताया एक्सटर्नलाइजेशन। रैशनलाइजेशन तो सिगमंड फ्रायड ने भी बताया था, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि हम जो भी हमारी फेल्योर और जो सक्सेस होती है उनके बारे में रैशनलाइजेशंस करके हम उसका जवाब देते हैं। अगर मान लो हम उसकी बात करें, अंगूर खट्टे वाली कहावत की बात करें, जैसे लोमड़ी ने अंगूर अचीव नहीं किए या अंगूर जो उसको मिले नहीं, तो उसने एक रैशनलाइजेशन अप्लाई किया कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई एंजाइटी वाली कंडीशन होती है व्यक्ति के सामने, तो वो रैशनलाइजेशन करके उस एंजाइटी को दूर कर सकता है। दूसरा, एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नलाइजेशन के जरिए भी बेसिक एंजाइटी को दूर किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि एक्सटर्नलाइजेशन में क्या है, हर एक चीज व्यक्ति को, जो भी सक्सेस और फेल्योर है उसका वो क्रेडिट बाहरी इन्वायरमेंट को देता है। मीन्स वो ये सोचता है कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे एजेंट हैं जिनकी वजह से उसको सक्सेस और फेल्योर मिली है। जब भी कोई उसको ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उसको सक्सेस और फेल्योर की बात करता है, तो वो उसका क्रेडिट एनवायरमेंटल फोर्स को देता है, एनवायरमेंटल एजेंट्स को देता है कि उसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली है, उसकी वजह से मुझे फेल्योर मिली है। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में पास हो जाता है तो वो बच्चा उसका क्रेडिट अपने टीचर्स को देता है
या जहां से उसने कोचिंग ली थी उस व्यक्ति को क्रेडिट देता है। ये एग्जाम्पल क्या है, एक्सटर्नलाइजेशंस का है। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे एंजाइटी के साथ कोप कर सकते हैं इनके द्वारा, इन्होंने कहा आइडियल सेल्फ इमेज बना के और डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके, रैशनलाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन का यूज करके हम बेसिक एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में सोशल और कल्चरल फैक्टर पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बायोलॉजिकल और इंस्टिंक्चुअल फोर्स से नहीं गवर्न होता बल्कि एनवायरमेंटल फोर्स से गवर्न होता है। क्योंकि उसकी अप्रोच के अकॉर्डिंग इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को होलिस्टिक वे में देखा, न कि इंस्टिंक्चुअल वे में। इनके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर क्या है, एक तरह का होलिस्टिक है जिसमें सोशल और कल्चरल फैक्टर भी होते हैं। हम उसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि वे केवल ह्यूमन बिहेवियर का जो निर्धारण है वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट भी करती है। नो, कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट भी इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट होता है। कल्चरल और सोशल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं व्यक्ति के व्यवहार में। तो इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर पर ध्यान नहीं देकर कल्चर और सोशल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया कि वो भी चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उनकी वजह से भी आपका व्यवहार जो है प्रभावित होता है। इसलिए इन्होंने क्लियर किया कि जो चाइल्ड है वो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों से मिलकर ही बनता है। मीन्स चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटरी एज वेल एज इन्वायरमेंट। बच्चा जो है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का ही प्रोडक्ट होता है, उसी से मिलकर अपना व्यवहार करता है, दोनों चीजों से वो प्रभावित होता है। ठीक है, और उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स फ्राइडियन साइकोलॉजिस्ट के कॉन्सेप्ट थे उसको डिसमिस करके एक नया जो एरिया है, एक नया जो एस्पेक्ट है उस पर एम्फेसाइज किया। इसलिए इनको बोला जाता है कि होलिस्टिक वे में इन्होंने बिहेवियर को के बारे में बताया कि होलिस्टिक वे में बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी थ्योरी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी बताए, कुछ ऐसी क्रिटिसिज्म भी बताई जो लोगों ने कहा कि कैरन होर्ने की जो थ्योरी है वो कुछ डिलिमिटेशंस भी रखती हैं, जिनकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। वो डिमेरिट्स क्या क्या हैं? एक तो लुंडिन ने ये कहा कि जो फ्राइड और एडलर और यूंग की तरह ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी ये, या इतनी इंपॉर्टेंट फिगर नहीं थी जितना कि फ्राइड, एडलर, यूंग थे। मीन्स इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी फ्राइड को पॉपुलैरिटी मिली, उतना कैरन हॉर्ने को पॉपुलैरिटी नहीं मिली साइकोएनालिसिस में। दूसरा, जो कैरन हॉर्ने की अप्रोच थी वो पार्शियल थी, मीन्स इनकम्प्लीट थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 एरिया में ही चीजों को बताया, 3 कंपोनेंट में ही बिहेवियर के बारे में बताया कि बेसिक एंजाइटी और एंजाइटी से कैसे कोप करते हैं और न्यूरोटिक नीड और न्यूरोटिक ट्रेंड्स क्या है। सिर्फ लिमिटेड वे में ही इन्होंने एक्सप्लेन किया ह्यूमन बिहेवियर को कि वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा विरोधी पर्सपेक्टिव का है। लोगों को उस पर ऑब्जेक्शंस है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ इन 3 फेजेस में ही नहीं समझ सकते, इसके अलावा भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसके जरिए हम ह्यूमन बीइंग्स के व्यवहार को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसी बातें भी थी जो इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ये कॉन्सेप्ट जो थे, जो न्यूरोटिक नीड्स, न्यूरोटिक ट्रेंड्स और बेसिक एंजाइटी, ये कुछ लोगों को साइंटिफिक नहीं महसूस हुए। मीन्स कुछ लोगों ने इनको अनसाइंटिफिक डिक्लेयर किया। जितने भी कंसेप्ट बताए कैरन हॉर्ने की थ्योरी में वो साइंटिफिक मैनर्स के नहीं थे। तो इस तरीके से कैरन हॉर्ने का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है न्यू फ्राइडियन में, वो अपने आप में एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन था, अपने आप में एक नया कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कि इन्होंने बेसिक एंजाइटी, न्यूरोटिक नीड्स, न्यूरोटिक ट्रेंड्स, कोपिंग विद एंजाइटीज के बारे में बताया। और इन्होंने होलिस्टिक वे में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया कि कैसे हम होलिस्टिक वे में इन्वायरमेंटल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों को मिलाकर हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। मीन्स जो बच्चे का और ह्यूमन बीइंग्स का जो व्यवहार है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटरी प्लस
इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हम कैरन हॉर्ने की थ्योरी के बारे में जान सकते हैं कि कैरन हॉर्ने ने क्या इस थ्योरी में बताया है।